हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो स्टेनोग्राफर की तैयारी करते हैं और हर बार किसी ना किसी वजह से एग्जाम में रह जाते हैं, यानी स्किल टेस्ट में वो रह जाते हैं। तो उन सब के लिए ये वीडियो लाया गया है कि आखिर क्या गलतियां हम करते हैं कि हमारी उन गलतियों के कारण, वो चाहे हाई कोर्ट की बात हो या एसएससी की बात हो या फिर आरएसएम एसएसबी की बात हो, इनमें जितने भी स्किल टेस्ट होते हैं उनमें अगर बच्चा रहता है तो किसके कारण रहता है, क्या वजह रही है। तो आज का वीडियो है स्टेनो में बार बार फेल क्यों हो रहे हैं, आखिर क्या गलतियां कर रहे हैं। ज्यादातर विद्यार्थी यही गलतियों को बार बार दोहराते हैं। हालांकि ये छोटी छोटी गलतियां हैं, लेकिन हम फिर भी इनको बार बार दोहराते रहते हैं। तो ठीक है, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो स्टार्ट करते हैं। क्या आप भी स्टेनो की डिक्टेशन रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है? ठीक है, तो समझ जाइए, क्योंकि आज हमें आपको बताने वाले हैं कि 5 सबसे बड़ी गलतियां जो 90% विद्यार्थी कर रहे हैं। यही है कि आपकी मेहनत रंग नहीं ला रही है और आप बेहतर परिणाम नहीं दे पा रहे हैं और सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो अगर आपको ये गलतियां सुधारनी है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। अगर आप भी इन गलतियों को पहचान लेंगे तो सिलेक्शन अब की बार दूर नहीं रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। आप जो स्टेनो में गलती करते हैं उनको मैंने 5 भागों में बांटा है कि 5 तरह की गलतियां यहाँ बच्चे ज़्यादा कर रहे हैं, यानी विद्यार्थी ज़्यादातर वह गलतियां दोहरा रहे हैं। तो इन पे बात करते हैं। तो पहली गलती लेते हैं, स्टेनो की प्रैक्टिस कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यानी स्टेनो को कैसे लिखते हैं, कॉपी में लिखते हैं और कौन सी कॉपी में आप लिखते हैं। यानी एक तो A4 साइज की कॉपी आती है जो हम घर प्रैक्टिस करते हैं, एक वो कॉपी जो एग्जाम हॉल में हमें मिलती है। तो ठीक है, तो हमारे को किस पे प्रैक्टिस करनी है आखिरी के दिनों में। जैसे अधीनस्थ बोर्ड की बात करें जिसका अभी एग्जाम होने वाला है, तो उसमें बात करें या हाई कोर्ट में, इन सभी एग्जामों में हमें कॉपी, स्टेनो की स्पेशल कॉपी मिलती है डायरी की तरह। ठीक है, तो उसमें हमें कैसे क्या करना है, तो स्टेनो की कॉपी में लिखते हैं। अगर स्टेनो की कॉपी में लिखते हैं तो किस तरह लिखते हैं, यानी कॉपी के बीच में जो लाइनें खींची जाती है वो कितनी लाइन खींचते हैं, 2 खींचते हैं या 3 खींचते हैं। तो कई बच्चे 2 लाइनें खींचते हैं और कई बच्चे 3 लाइनें खींचते हैं। तो जो बच्चा 3 लाइनें खींचता है वो तरीका गलत है। हमेशा कॉपी के बीच में एक लाइन खींचे, यानी एक ही लाइन ड्रॉ करें। ठीक है, यानी 2 पार्टों में वो बढ़ जाएगी, क्योंकि इतनी बड़ी कॉपी होती नहीं है। A4 साइज की कॉपी हो तो फिर भी समझ में आता है कि उसके अंदर 3 लाइनें खींच सकते हैं या 2 लाइनें खींच सकते हैं। अब ये रीजन क्या है इसका। अब जैसे देखो, ये किसी स्टूडेंट की कॉपी है, उस पे बात कर लेते हैं। अब इस बच्चे ने 3 लाइनें खींच रखी है, यानी 3 बॉक्स बना रखे हैं। ठीक है, अब इसकी स्टेनो देखिए। इसकी स्टेनो में मतलब पूरे पूरे स्पेस आ रहे हैं। स्टार्टिंग करता है, फिर बाद में स्पेस आ जाता है, फिर नीचे आता आता है। तो इसका मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इसमें जैसे स्पेस आ रहा है, प्रत्येक वर्ड के बीच में इतना गैप आ रहा है, तो ये सही नहीं होता है। अगर आप गैप देंगे, यानी वहाँ स्पीड 100 की स्पीड से चले या 80 की स्पीड से चले, डिक्टेशन जब चलती है तो हाथ भी पहले चलना चाहिए। यानी डिक्टेटर जब बोले ना तो उसके तुरंत साथ में हमें लिख लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो बोल रहा है और हम उसको डिक्टेशन को बाद में लिख रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे ही बोले डिक्टेटर वैसे ही हमें लिखना है। तो इसके लिए यही तरीका है कि आप लाइन को एक ही ड्रॉ करें। जैसे सेकंड कॉपी देखें, इसके अंदर अब ये वर्ड एकदम पास पास में, तो इन्हें पढ़ने में भी आसानी रहेगी और इन्हें दिखने में भी आसानी रहेगी और हम पढ़ भी आसानी से सकते हैं। ठीक है, अब इस कॉपी में, फर्स्ट वाली कॉपी में जिसको मैंने कट लगा रखा है, इस कॉपी में इतना स्पेस आ रहा है। तो इससे देखो, पहली बात तो ए स्पेस आ रहा है तो पढ़ने में दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ सेकंड सेकंड का खेल होता है। अगर 1 सेकंड ऊपर गई तो 100 की स्पीड से 101 की स्पीड हो जाएगी, 1 सेकंड कम रही तो 100 की स्पीड रह जाएगी। तो ये छोटी छोटी बातें मायने रखती हैं। तो आपको इतना स्पेस नहीं देना है अपने शब्दों के बीच में, और लाइनें हमेशा एक ही लाइन ड्रॉ करनी है कॉपी के बीच में। ठीक है, और ये वर्ड्स में इतना गैप देखिए, क्योंकि अगर हम पैरा चेंज करते हैं, यानी पैरा चेंज ही मान लो इसको, कि जैसे हमने लिखा ड्रॉ करा और उसके अगली लाइन में आ गए, तो उसके लिए अपने को जो वक्त लगा वो वक्त लग रहा है। तो इसका कारण ये है कि अगर प्रत्येक सेकंड अगर ज़्यादा कंज्यूम कर रही है, वो टाइम ज़्यादा ले रहा है, तो आप कहीं न कहीं पीछे होते जा रहे हैं। तो इसका बेहतर तरीका यही है कि एक ही लाइन ड्रॉ करें और उसको आधे में 2 हिस्सों में बाँट दें और फिर उसको स्टेनो को लिखें। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि स्टेनो की सिर्फ़ एक ही लाइन खींचे कॉपी के बीच में। ठीक है? तो इस तरह से पहला पॉइंट था मेरा, जिस पे मैंने विस्तार से चर्चा करी। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। स्टेनो का ट्रांसक्रिप्शन करते हो, उसका एनालाइज़ करते हो, यानी गलतियाँ किस तरह की हो रही हैं। अब देखो, जैसे यही बच्चे की कॉपी है। ठीक है, जैसे स्टेनो में हमने ट्रांसक्रिप्शन करा, स्टेनो लिख ली, अब उसका ट्रांसलेट करेंगे यानी ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, तो उसमें हमें पता रहना चाहिए कि हमारी कैसी गलतियाँ हुई हैं और कैसी गलतियाँ हम कर रहे हैं। अगर उन पे हम बात नहीं करेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे कि हमारी कैसी गलतियाँ हो रही हैं और आगे जाके उन गलतियों को नहीं सुधार पाएंगे। जैसे अब देख लो, घबरा कर, अब इस बच्चे ने घबरा कर एक वर्ड होता है उसको तोड़ दिया, यानी स्प्लिट कर दिया। तो ये समझ की कमी है और बच्चा जबरदस्ती इस चीज़ को तोड़ रहा है। तो ये घबरा कर कभी 2 भागों में नहीं टूटता है। अगली गलती देखें, जैसे
का था उसे से लिख दिया है। ये तो सेंस ही कुछ और लगा दिया, यानी सेंस के अकॉर्डिंग चीजें नहीं करी है। अगला है जैसे दृढ़ संकल्प, ये तो खैर सॉफ्टवेयर से। अब देखो जैसे ये है मे और का, अब इसका शब्द चिन्ह यानी आपके शब्द चिन्हों की प्रॉब्लम है, यानी आपकी शब्द चिन्हों पे कमांड नहीं है। अब ये मे और का में कोई अंतर नहीं कर पा रहा है, हालांकि का था उस जगह और हमने मे लिख दिया, तो ये गलती हमारी रही है। अब इस गलती के कारण हमारा नंबर कट चुका है। इसको का पढ़ना था और हमने मे पढ़ दिया। अब इस जगह देखो होता और फिर विराम था, लेकिन इस बच्चे ने हो और विराम लिखा है और होना चाहिए था हो और कोमा, तो ये इसकी ये गलती हो गई एक तो, ठीक है। और एक यहाँ पे प्रयत्न लिखा था, उसको इसने प्रयास लिख दिया, ये आउटलाइंस को नहीं पढ़ने के कारण होता है, ठीक है। अगला है जैसे और देख लेते हैं, मानते हैं। अब इसमें कहते हैं ना ओवर राइटिंग करना, जिसे मतलब खुद के सेंस से चीजें लिख देना। जैसे डिक्टेटर ने इसमें यानी मैंने इस डिक्टेशन में बोला था मानते विराम, तो इसने लिखा है मानते हैं। अब ये खुद की तरफ से चीजें ऐड कर दी, ये चीजें भी गलत है कि जितना कहा जा रहा है उतना ही हमें ऐड करना है। अब जैसे देखो उनकी थी उन्हें उन्हें कर दिया है, ठीक है। और इसके अंदर मतलब इस तरह की छोटी छोटी गलतियां, इसमें पूरी कॉपी है इसका, मैं और आपको ग्रुप में डाल दूंगा, तो उसमें देख लीजिए। ऐसी गलतियां हम सब इस तरह की गलतियां करते हैं, तो इन गलतियों से बचें। खास करके जैसे शब्द चिन्ह है, तो शब्द चिन्ह की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, डेली कोशिश करें कि 3 से 4 बार शब्द चिन्हों की प्रैक्टिस करेंगे, तो इससे हमारा प्रॉफिट ये होगा कि हमें ट्रांसलेट करेंगे तब वो चीज, जैसे को लिखा है तो उसको को ही पढ़ेंगे। अगर कोई नया वर्ड आ रहा है वो बन नहीं पा रहा, तो वो एक अलग चीज हो जाती है, ठीक है। लेकिन आई हुई चीजें हम गलत कर रहे हैं तो फिर हमारे नंबर कटना पॉसिबल है, और हम हमारी गलती कर रहे हैं और उसमें सुधार नहीं कर रहे हैं। इसके लिए प्रयास करें कि उन गलतियों पे काम करें, यानी उन गलतियों को सुधारें। इसलिए कहते हैं कि अपने रिजल्ट का एनालाइज करना बहुत जरूरी है, इसलिए टेस्ट देना जरूरी है। अभी भी जो विद्यार्थी टेस्ट नहीं दे रहे हैं, टेस्ट देंगे तो उनको बेहतर परिणाम ही मिलेंगे, ठीक है। ये था हमारा सेकंड पॉइंट जिसपे हमने विस्तार से चर्चा करी। अगला आ जाता है, हमें पता ही नहीं होता है कि शुद्ध शब्द कैसे लिखते हैं, और शब्दों का ज्ञान नहीं होना। जहाँ पे एक वचन आना है वहां पे बहुवचन कर देते हैं, जहाँ पे बहुवचन आना है वहां एक वचन कर देते हैं। अब ये गलतियां छोटी दिखती हैं, लेकिन वहां जाते ही एग्जाम में बड़ी बड़ी गलतियां लगने लगती हैं। कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, लेकिन हकीकत बात यह है कि अगर यहाँ छोटी छोटी गलतियां नजरअंदाज करते रहेंगे, लेकिन वहाँ एग्जामिनर जब चेक करता है, यानी कॉपी कंप्यूटर वाइज चेक होती है, तो वहाँ सारी छोटी छोटी गलतियां, आपने कॉमा नहीं लगाया तो वो गलती भी काउंट होगी। तो उसी तरह छोटी छोटी गलतियों पे काम करेंगे तो बेहतर परिणाम निकलेंगे। तो देखो जैसे देख लेते हैं कि शुद्ध शब्द, जैसे उज्ज्वल है, अब हमको पता ही नहीं है उज्ज्वल कैसे लिखना है, तो गलत ही लिखेंगे। जैसे अशुद्ध है, इसमें 2 जय लिखे हैं, ठीक है। अब आने तो इसमें दोनों आधे जय चाहिए, लेकिन इसने आधा जय कर दिया, यानी एक जय आधा कर दिया और पूरा जय कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा। त्योहार में 2 मात्रा लगा देंगे, ये गलत हो जाएगा। अनेकों शब्द है, कई बच्चे अनेकों शब्द को बहुवचन मान लेते हैं, लेकिन अपने आप में अनेक एक बहुवचन है। मंत्रिमंडल है, तो मंत्रिमंडल लिखना नहीं आता है, कई बच्चे इसको तोड़ देते हैं, तो ये गलत है। जैसे रोड है, रोड एक इंग्लिश का वर्ड है, तो इसमें कभी भी डे के नीचे बिंदी नहीं आती है, तो ये गलत हो जाता है। बाड़मेर है, बाड़मेर में हमेशा बिंदी आएगा क्योंकि ये हिंदी का शब्द है। एक है हंस, और अब इसको हंस लिख दिया। अब इसमें कहते हैं एक में बिंदी आती है, जैसे एक तो होता है हंसना और एक होता है हंस, एक पक्षी का नाम है और एक हंसना होता है। तो हंसना तो हमारा क्या नाम से जैसे चंद्रबिंदु वाला होता है, वो होता है हमारा हंसना, और हंस लिखते हैं जिसे पक्षी कहते हैं, वह बिंदी के साथ में आता है, ठीक है। महत्वपूर्ण बच्चों को लिखना ही नहीं आता है, महत्वपूर्ण में हमेशा डबल ता आता है, शॉर्टकट की से बनेगा ये। महत्वपूर्ण हो गया, और वैसे ही महत्व है, शुरू और शुरुआत। शुरुआत में क्या नाम से, जैसे शुरू है, शुरू में तो हमेशा रू बड़ा आता है और शुरुआत में रू छोटा आता है, इस बात का ध्यान रखें। रुपए में रू बड़ा आता है, रुपए में बड़ा रू नहीं आता है, रुपए में छोटा रू आता है। ज्यादातर बच्चे उसको बड़ा रू कर देते हैं। वैसे ही गुरु को देख लीजिए, गुरु हमेशा बड़ा लिखते हैं कई बच्चे, लेकिन सही तरह से देखेंगे तो उसमें गुरु छोटा आता है। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट था जिसपे हमें काम करना है, यानी शब्दों के बारे में ज्यादा जानकारी होनी चाहिए हमें। एनसीईआरटी बेस बुक, यानी 10-12 की बुक आती है, उसमें से एनसीईआरटी की बुक लीजिए। उसमें क्या नाम से, या तो मैं डाल दूंगा हो सके तो ग्रुप में, ठीक है। तो उसमें एनसीईआरटी की जितने भी शुद्ध शब्द हैं उनको पढ़ें, ताकि वर्डों के बारे में हमें नॉलेज हो। क्योंकि अगर पिछली बार भी अधीनस्थ बोर्ड की बात करते हैं तो उसमें एनसीईआरटी बेस आई थी, अगर इस बार भी आती है तो एनसीईआरटी की बुक से आएगी, तो एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी की बुक से पढ़ोगे तो फायदे में रहोगे, और उसमें काफी हद तक चीजें शुद्ध होती हैं। इसलिए अब अगला देख लेते हैं कंपैरिजन। जैसे कोई सेंटेंस है, जैसे बहुवचन की बात कर लेते हैं, तो देखो जैसे इसमें ये सारे खिलौने मेरे हैं। अब इसमें क्या नाम से आपने एक लिखा है कि ये सारे खिलौने मेरे हैं, है पे बिंदी लगाई है, और दूसरा सेंटेंस है ये सारे खिलौने मेरे हैं, इसमें बिंदी नहीं लगाई। तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट सेंटेंस सही हो जाएगा, यानी बिंदी वाला। रीजन ये है इसका, ये आया इसमें, ये लिखा है ये सारे, यानी बहुत सारे खिलौने की बात हो रही है, तो यहाँ पे बिंदी लग जाएगी है पे, ठीक है। कल से बारिश हो रही है, ठीक है, और दूसरा है कल से बारिश हो रही है, जो बिंदी वाला है, तो इसमें बिंदी वाला गलत हो जाएगा। रीजन ये है कि कल से बारिश हो रही है, तो ये एक वचन है, तो यहाँ पे बिंदी नहीं आएगी, नॉर्मल है आएगा, ठीक है। यानी बात यह है कि
है और है, यानी बिंदी वाला है और बिना बिंदी वाला है तब आता है वाक्य में बहुवचन होता है, वहां पर बिंदी वाला है आता है, ठीक है, यानी है आएगा। लेकिन वाक्य एक वचन हो तो वहां विदाउट बिंदी वाला यानी ये है बिना बिंदी के आएगा वाक्य में। पहले से एक और बात ध्यान दीजिए कि अगर वाक्य में ए यानी ए से स्टार्ट हो, जैसे लिखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अगर सेंटेंस यहाँ पे खत्म होते हैं जैसे होते हैं, है ना, होने हैं, यानी हे ए की मात्रा आती है तो उसके बाद में ए है लगेगा, वहां पे हमेशा बिंदी वाला आएगा क्योंकि वो सेंटेंस फिर उसमें बहुवचन में गिना जाता है, इसलिए इस तरह से ही करना पड़ेगा। तो ये तो हमारे तीसरे पॉइंट की बात रही थी, इसमें हमने शब्द भी देख लिए और इसमें सेंटेंस में कैसे बहुवचन होता है वो देख लिया। अब देख लेते हैं कि जैसे बोर्ड द्वारा क्या जारी किया गया है, कि बोर्ड द्वारा भी इन्होंने स्पष्ट कह गई है कि क्या चीजें शुद्ध माननी है। जैसे देखो, पुनरावृत्ति शब्दों में योजक चिन्ह यानी हाइफन का प्रयोग सही माना जाएगा, यानी हाइफन चिन्ह जैसे माता और पिता के बीच में हाइफन लगता है, डैश लगता है, वो सही माना जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए वैसे वैसे सही है, जैसे जैसे, धीरे धीरे, पात पात, डाल डाल, अलग अलग, घर घर आदि शब्द सही है, ठीक है। अब गलतियां कौन से शब्द में मानेगा ये बोर्ड, देखो शुद्ध इस तरफ है लेफ्ट साइड में और शुद्ध राइट साइड में। तो देखो हंस, अब देखो ये हंस था, अब इसको हंस लिख दिया तो ये गलत हो गया। हंसना था, उसको बिंदी लगा दी तो ये गलत हो गया, तो हंसना पे चंद्र बिंदु आएगा। आस पास, उसके अंदर आस और पास दोनों चीजों में टूट जाएगा क्योंकि ये आस और पास दो स्तंभ, जैसे माता और पिता, जैसे अलग अलग दो रिपीटेड वर्ड है यानी रिपीट हो रहे हैं, तो उसको हमें अलग अलग को हाइफन के साथ लिखना होगा। अब दीजिए, अब देख लीजिए कि दीजिए, अब इसके अंदर एक तो ए लिखा है और एक ए लिखा है, यानी एक स्वर लिखा है और एक व्यंजन से लिखा है, तो आपका शुद्ध शब्द माना जाएगा ए वाला, यानी आपको व्यंजन वाले शब्द यूज ही नहीं करने हैं। जैसे कीजिए, इसलिए, इसलिए में हम ये लिखते हैं लास्ट में, तो ये नहीं लिखना, वहाँ ए लिखना है। लिए के लिए या ना लिख के ए लिखे, तो ये इस तरह से बोर्ड शुद्ध मानेगा। तो इन बातों का खास ध्यान रखें, ठीक है। अगला पॉइंट आ जाता है कहाँ बिंदी आएगी और कहाँ चंद्र बिंदु आएगी। सभी बच्चों का यही क्वेश्चन है और सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है बच्चों का कि कहाँ पे चंद्र बिंदु आती है, कहाँ पे बिंदी आती है। तो देखो रूल वाइज बात करेंगे, हिंदी भाषा में बिंदी और चंद्र बिंदु दोनों ही अनुनासिक ध्वनि को दर्शाते हैं, लेकिन इन दोनों का प्रयोग अलग अलग परिस्थितियों में किया जाता है, ठीक है। अब बिंदी का प्रयोग क्या है इसका देख लेते हैं, इसकी परिभाषा देख लेते हैं पहले तो। बिंदी एक पूर्ण बिंदु होती है जो किसी व्यंजन के साथ आकर उस ध्वनि को अनुनासिक बनाती है। नियम के बारे में बात कर लेते हैं, जब नासिक ध्वनि किसी व्यंजन के साथ जुड़ी हो तब बिंदी का प्रयोग होता है। विशेषता में देखते हैं, ध्वनि मुंह और नाक दोनों से निकलती है, ठीक है। अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पे यानी उदाहरण की तरह। संपर्क, अब इसने सीधी सी बात कही है कि ध्वनि निकलेगी मुंह और नाक से, तो दोनों ये चीजें बोल के देखो, जैसे संपर्क नाक से भी आ रही है और मुंह से भी आ रही है। वैसे ही संगीत, कंपनी, अंश, अंदर, संघर्ष, गुंजन, संगीत यानी सॉरी संकेत, ठीक है। तो इस तरह से होगा। अब इस एक नोट लिखा है, इसको भी देख लेते हैं। इन शब्दों में न, ओब्लिक में, ओब्लिक ग जैसे व्यंजनों के साथ नासिक ध्वनि जुड़ी है, इसलिए यहाँ बिंदी का प्रयोग होगा, ठीक है। इस बात को ढंग से एनालाइज करेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। इसको प्रैक्टिकली देखें, जैसे संपर्क को बोलते हैं तो उसमें नाक और मुंह का प्रयोग हो रहा है, ठीक है, यानी ये कह रहे हैं ध्वनि मुंह और नाक से निकलती है। इस बात को ध्यान रखेंगे तो आपका शब्द गलत नहीं होगा। वैसे ही आगे देखते हैं चंद्रबिंदु का क्या यूज है, इसको कैसे क्या यूज करते हैं। तो पहले परिभाषा देख लो, चंद्रबिंदु एक अर्धचंद्र और उसके ऊपर बिंदी होता है, ठीक है, जिसका प्रयोग तब किया जाता है जब स्वर में नासिकता होती है, विराम, ठीक है। अगला नियम देखो, इसका नियम क्या कहता है, सेकंड, जब अनुनासिक ध्वनि स्वर पर हो, ठीक है, तब चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है, ठीक है। यानी विशेषता कह रही है ध्वनि केवल नाक से निकलती है, ओनली नाक से निकल के आती है। जैसे उदाहरण माँ, ठीक है, माँ साउंड आ रहा है नाक से ज्यादातर। हाँ, चांद, आंख, फांसी, गांव, नाव, ताप, तांबा, ठीक है। ये शब्द क्या नाम से चंद्र बिंदुओं से आएंगे। इस तरह से इनको ऐसे बोल के देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कहाँ चंद्र बिंदु आएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे स्टेनो में शब्द चिन्ह होते हैं, उसमें यहाँ, वहां, जहां, तहां ये होते हैं, तो वहां पे चंद्र बिंदु आती है, ठीक है। और ज्यादातर कोशिश करें कि आप चंद्र बिंदु ही लगाएं। आज के समय में जैसे 5 लिखते हैं और चंद्र बिंदु वाला 5 लिखते हैं, कि एक बिंदु वाला लिखते हैं, एक 5 बिना बिंदु वाला लिखते हैं, ठीक है। दोनों में एक चीज का अंतर है कि ये दोनों ही सही माने जाते हैं, लेकिन बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे इस बोर्ड ने अभी खुद की वो जारी करी, तो उसमें नोटिफिकेशन में स्पष्ट चीजें कही है कि हम उस स्वर वाली चीजें मानेंगे, तो उसके आधार पे आप चंद्र बिंदु ही यूज करें, यानी आप 5 में बिंदी ना लगा के चंद्र बिंदु ही लगाएं, ताकि आपका क्वेश्चन यानी शब्द सॉरी गलत नहीं हो, ठीक है। तो आप चंद्र बिंदु का ही प्रयोग करें। अब नोट में देख लीजिए, यहाँ स्वर आ उ
और ई आदि पर नासिकता है और व्यंजन नहीं जुड़ा है। ठीक है, सही कह रहा है, इसलिए चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है। ठीक है, इस तरह से ये पॉइंट है। अब इसमें डिफरेंस कर लेते हैं, जैसे स्वर प्लस नासिकता, यानी चंद्रबिंदु होता है वहां तो, यानी माँ, चांद, हाँ, जहां, यहाँ, वहां। ठीक है, व्यंजन में बात करें, व्यंजन प्लस नासिकता, यानी चंद्रबिंदु आएगी वहां पहला शब्द यानी स्वर का साउंड आएगा। ठीक है, पहला शब्द नहीं, स्वर का साउंड आएगा, और व्यंजन आएगा जहाँ पे साउंड, वहां पे बिंदी आएगी। जैसे देखो चंद्रबिंदु का देखिए, माँ, आ का साउंड आ रहा है, चांद, चांद, आ, हा, तो हा में आ का साउंड आ रहा है। वैसे ही व्यंजन में देखते हैं तो संगीत, गी, ई की ओ आ रहा है, संगीत, संपर्क, संकेत, के, मतलब वो आ रहा है, इसके अंदर व्यंजन का साउंड आ रहा है नाक के साथ में। इस तरह से ये चीजें हो जाएंगी, इनको दोबारा देखें, स्पष्ट चीजें समझ में आएंगी। मैं इसकी पीडीएफ ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, आगे देखिए कि पांचवा पॉइंट जो मैंने बनाया है, जो आप हमेशा गलतियां करते हैं और कंफ्यूजन रहता है, ये दोनों तीनों चीजें जितनी मैंने बताई है वो सारे सब बच्चों में कंफ्यूजन रहता है। अब आ जाओ पांचवे पॉइंट पे। डे, एक तो बिना बिंदी वाला है और एक डे है जो बिंदी वाला है, और एक ढक्कन जो लिखते हैं, जैसे पढ़ना, एक पढ़ता लिखते हैं एक पढ़ना लिखते हैं, इसमें बिंदी वाला आता है, एक बिना बिंदी वाला आता है। इनका कहाँ कैसे प्रयोग होगा, इसके बीच का अंतर हम देखते हैं उदाहरण के साथ में। जैसे डाकिया, अब इसका कहने का आश्चर्य मेरा ये है कि डाकिया, डिब्बा, डमरू, ढक्कन, ढोल, डाल, डॉल और डाकघर, अब इन सब में डे है या ढक्कन वाला है। ठीक है, ये सारे स्टार्टिंग में आए यानी शुरू में आए। अगर डे और डे दोनों अगर शुरू में आ रहे हैं तो वहां पे डे के नीचे बिंदी नहीं आएगी। इसका कारण ये है कि ऐसे कहते हैं कि इसके स्टार्टिंग में अगर इसको यूज करते हैं तो ये इंग्लिश के शब्द माने जाते हैं, इसलिए इनको स्टार्टिंग में यूज ना करें, और अगर स्टार्टिंग में आ रहे हैं तो वहां पे बिंदी नहीं लगेगी। जैसे डाकिया, डिब्बा, डमरू, ढक्कन, ढोल, ढाल और डाकघर। ठीक है, अब कहाँ पे बिंदी का प्रयोग होगा, दोनों में देख लेते हैं, डे और डे में। जैसे लड़का, सड़क, गाड़ी, पेड़, घोड़ा, झगड़ा, झाड़ू, फाड़ना, बाड़मेर। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे डे सेकंड नंबर पे आ रहा है, यानी फर्स्ट वर्ड को छोड़ के सेकंड नंबर पे। यहाँ पे पहला वर्ड डे था और यहाँ पे सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, लेकिन पहला वर्ड इसमें कहीं पे भी डे नहीं है। अगर प्रथम वर्ड डे आता है तो वहां पे बिंदी नहीं आएगी डे के नीचे, ये बात खास ध्यान रखिए। ठीक है, अब अब इसका अगला देखो, जैसे अंग्रेजी में भी कुछ होते हैं, जैसे डांस, रोड, लॉर्ड, कार्ड, कर्ड, बेड, ये सारे इंग्लिश के शब्द हैं। इनके आगे कभी भी, चाहे वो बीच में आए चाहे शुरू में आए, इनके आगे कभी भी बिंदी नहीं आएगी। जैसे डॉक्टर हो गया हमारा, कर्नल जेम्स टॉड लिखते थे तो उसमें हो गया। अब जैसे लॉर्ड लिख दिया इसने, डांस लिख दिया। ठीक है, तो इनके आगे कभी भी बिंदी नहीं आएगी क्योंकि ये सारे इंग्लिश के शब्द होते हैं। तो ये 5 पॉइंट अगर आप ध्यान देंगे और अपनी प्रैक्टिस इनके आधार पे करेंगे तो बेहतर ही परिणाम निकलेंगे। फाइनली एक बात समझ में आती है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। मैंने जिससे पहले बताया कि यहाँ पे गलतियां हमारे को नजर नहीं आती है, जैसे ही एग्जाम में जाते हैं वहाँ हमारी गलतियां नजर आने लगती हैं। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे गलतियां दिखती हैं, यहाँ पे हमने बिंदी नहीं लगाई तो हम इग्नोर कर देते हैं या ध्यान नहीं देते कि कोई बात नहीं आगे से ध्यान रखेंगे, लेकिन उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, इन छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा करेंगे तो गलतियां होती रहेंगी और हमारा स्टेनो में कभी सुधार नहीं होगा। तो इस बार इन गलतियों को ध्यान में रखते हुए ट्रांसक्रिप्शन करें, यानी आज से ये चीज नियम बना लीजिए। ठीक है, जो पहले से बच्चे बना रखे हैं वो अच्छी चीज है, लेकिन जिन्होंने ये चीजों इग्नोर करते थे वो अब ध्यान दे लीजिए, क्योंकि यहाँ एक एक नंबर यानी मायने रखता है। कट ऑफ काफी ज्यादा जा रही है दिनों दिन, इसके आधार पे कंपटीशन भी ज्यादा हो रहा है, तो इसके आधार पे आपको बेहतर तैयारी करनी होगी। इसके लिए आपको छोटी छोटी गलतियों पे ध्यान देना होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था।